ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन यकीन मानिए जब आप वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे महिलाओं के प्रति आपकी सोच बदल चुकी होगी और ये वीडियो आपकी सोच को अंदर तक झकझोर देगा। संस्कारों की छैनी क्यों हमारे लिए बनी है? सबको सीता चाहिए तो उसको भी राम बनना चाहिए। स्वप्न हूँ, कल्पना हूँ, मैं साकार हूँ, दवा हूँ, दर्द हूँ, मैं ही उपहार हूँ। सरस्वती नाम की है पर विद्या से वंचित है। प्रेम ही मेरी ताकत है, पहचान है, इसलिए तो सदा हार जाती हूँ मैं। कितनी हिमा दास आज अपने अपने घरों में, उनके लिए मैंने लिखना शुरू किया। अबला बन के राणा शिवा भगत जनती माँ, एक छुअन से ही हर ताप हर लेती माँ। कैकेयी का वो रूप तो बड़ा चर्चित रहा है कि अच्छा राम को वनवास दे दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये वही है जिसने देवासुर संग्राम में दशरथ के प्राण बचाए। मन में गार्गी सी प्रवीणा है जो, दुष्ट मर्दन में चंडी भी बन कर खड़ी। सिकुड़ कर चलो, झुक कर चलो, कम बोलो, धीरे बोलो, पतझड़ों के भी मौसम बनेंगे सुखद, दृष्टि में आज भी जिंदा मधुमास है। हूँ, एक खूबसूरत फुलवारी हूँ, तेरे घर की खिलखिलाती किलकारी हूँ। नारी दिवस के दिन हम आज बैठे हैं एक नारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच और मैं हूँ पल्लवी राय। आज नारी दिवस है और हमारे साथ एक बेहतरीन नारी हैं जिन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया है। एक महिला तो है ही, ये दिख ही रही हैं, इसके अलावा एक पत्नी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक माँ के रूप में, एक शिक्षिका के रूप में और एक कवित्री के रूप में बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। इनके घर में बैठे हुए हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा भी इनके घर में दिख रही है। तो इससे ये तो पता चलता है, कहते हैं जहाँ सजा सवरा घर होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो आप बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। कैसे कर पाती हैं इतना सारा काम? मुझे लगता है मैं बहुत पहाड़ ढकेल रही हूँ। जैसे एक लड़की हूँ, घर का काम करने के बाद अपने फील्ड में काम करना, तो मुझे लगता है मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन आपको देख के लग रहा है आप कई रोल प्ले कर रही हैं। कैसे हो पाता है ये सारी चीज़ें? देखिए, वो तो हम बरसों से सुनते आए हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो जब चाहत होती है तो ये सच है कि खुद ईश्वर ही मदद करते हैं और रास्ते बनते जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जिसको गुनगुनाने का शौक़ है वो रोटी बनाते हुए भी गुनगुना लेता है। तो वही बात आम जीवन में भी लागू होती है कि जो हम चाहते हैं, अगर मुझे करने का जुनून है, शौक़ है, तो खुद ब खुद रास्ते बनते जाते हैं और वो बोझ नहीं लगता। बोझ वो लगता है जो हम नहीं करना चाहते और करवाया जाता है। आपको बता दूं कि आपने एक वीडियो बनाया था जो शायद दूरदर्शन पे भी चला था, मैं सही हूँ? जी जी जी, ये ऑनलाइन कोरोना के टाइम में। तो देखिए, ऐसे ही व्यक्ति का परिष्कार भी ऐसे ही होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है जो उलझने, जैसे आपने कही ना, जो परेशानियां आती हैं या उलझने आती हैं, बस वहीं से हमें रास्ते भी मिलते हैं। ये बात भी सच है। जैसे ऑनलाइन वीडियो के लिए आपने कहा, तो ये हमें पता नहीं था। हम तो गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, बहुत हाईटेक नहीं होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लोग, लेकिन अचानक कोरोना आ गया तो कोई विकल्प नहीं था। तो उसमें शिक्षा के विकल्प के लिए ऑनलाइन टीचिंग का आया माध्यम, वीडियो बनाना था, भेजना था। सबने प्रयास किया, मैंने भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अलग करने की चाहत थी कि मुझे इतने बड़े परिप्रेक्ष्य पर, मतलब कह सकते हैं कि ऐसा रोल मॉडल बना दिया गया कि मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन बस वही था कि हम जो करेंगे दिल से करेंगे, और इसीलिए ये शायद संभव हो पाया कि आज मुझसे जो नहीं मिले हैं 18 मंडलों में नंबर 1 पर मुझे रखा गया। मेरे वीडियोस को देख देख कर लोग पढ़ाना सीख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन जब आप कोई काम दिल से करते हैं, खुशी से करते हैं, तो आप अपना 100% दे पाते हैं। बस यही इसके पीछे है। और जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात आपने कही, मैं अक्सर कविताएं कैसे लिखती हूँ, रोटियाँ बनाते समय कभी 2 लाइनें, कभी कभी हस्बैंड डांट भी देते हैं, अरे किचन में भी पड़ा है पेन और पैड। तो अब अलग से तो मुझे उसके लिए समय नहीं मिलेगा। रोटी नहीं जलती है, क्योंकि मुस्कुराते हुए वो रोटी गुनगुनाते हुए बनती है, इसलिए वो रोटी और ज़्यादा अच्छी बनती है। अच्छा। हाँ, और फूलती है, क्योंकि वो उल्लास से भरा हुआ पल होता है ना, वो बोझ नहीं। ये तालमेल तो हमें स्वयं ही संतुलन बिठाना पड़ता है। सब कुछ के चक्कर में कुछ कुछ ज़रूर छूटता है, लेकिन अगर हम कुछ करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर सोच लें।
आज मैं इनसे जुड़ी कई पहलुओं को समझने की कोशिश करूंगी और उस दिन जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने जो लाइन कही उस पर भी आगे बातचीत की जाएगी। लेकिन आज क्योंकि महिला दिवस है तो मैं चाहूँगी कि महिला दिवस पे आप दर्शकों को कुछ महिलाओं से जुड़ा लिखें और सुनाएं। और मैंने ये भी सुना है कि आप ज़्यादातर महिलाओं पे ही लिखती हैं, सही है? हाँ, मेरी सर्जना का केंद्र है वो तो मुख्य रूप से महिलाएं ही हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर मुझ में ये शक्ति है, अगर ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है, तो जब समाज में कहीं किसी की उपेक्षा हो रही वही स्वर उठाना है, तो कहते हैं शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। और मैं स्त्री हूँ, मैंने देखा है कि वर्षों से उपेक्षित रहे बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, गार्गी, सीता, अनुसुईया, जो भी चीज़ें हैं, अहिल्या, बहुत सारा। तो ये हमारी शक्ति भी हैं, लेकिन इन्हीं के रूप में हमें कमज़ोरियों में भी ढाल दिया गया। संस्कारों की छैनी क्यों हमारे लिए बनी? एक बार आप भी सोच कर देखें कि जब ईश्वर ने सर्जना की, पुरुष की और स्त्री की, तो दोनों एक जैसे थे। दोनों सृष्टि के ईश्वर ने, नियंता ने भेजा, तो दोनों बस वही सर्जना का काम कर रहे हैं। तो जब एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा उन्होंने बनाया, तो क्यों संस्कारों की छैनी सिर्फ स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए क्यों नहीं? कुछ पंक्तियां भी मैं चाहूँगी कि दर्शक सुने, कहेंगे कि बस बात ही हो रही है लेकिन कुछ आप सुना नहीं रही हैं, क्योंकि मैंने कहा आप एक कवित्री भी हैं, तो वो भी जी, मैं यथार्थ भी लिखती हूँ। और चलिए, अगर आपने ये कहा तो एक मुक्तक मेरा जो बहुत बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है। स्वप्न हूँ, कल्पना हूँ, मैं साकार हूँ, दवा हूँ, दर्द हूँ, मैं ही उपहार हूँ। स्वप्न हूँ, कल्पना हूँ, मैं साकार हूँ, दवा हूँ, दर्द हूँ, मैं ही उपहार हूँ। मैं सृजन भी, प्रलय भी हूँ, सुकुमार भी। मैं सृजन भी, प्रलय भी हूँ, सुकुमार भी। लोग कहते हैं सृष्टि का श्रृंगार हूँ, लोग कहते हैं सृष्टि का श्रृंगार हूँ। बहुत बेहतरीन कविता है आपकी। लेकिन अगर आपकी बातों को अगर तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठता है। मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर आदमी अपने जीवन से संतुष्ट है तो वो लड़ाई के लिए नहीं आगे आता है, तो आखिर कुछ तो कारण रहा होगा कि आपने सोचा होगा कि महिलाओं के साथ आपने अपने बचपन में या अभी के समय में कुछ तो ऐसा नोटिस किया होगा कि महिलाओं के साथ ऐसा या उनको बराबरी का हक नहीं मिल रहा है या उनके साथ कुछ तो कमी हो रही है, तभी आपने महिलाओं का मुख्य बिंदु बनाया होगा महिलाओं पे लिखना। अब वो क्या कारण रहा? वो कौन सा ऐसा समय आया जब आपको लगा कि, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहते हैं कि महिलाओं की पूजा होती है, हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि महिला लक्ष्मी है, हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि जहाँ महिलाएं का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। सारे लाइन जो है वो हमारे समाज के ही हैं, तो इससे ये तो पता चलता है कि महिलाओं का सम्मान हो रहा है। तो आखिर आपको कौन सा ऐसा पल लगा कि आपको कष्ट हुआ कि मुझे महिलाओं के लिए लिखना है? चलिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपने ये सुना है कि महिला सरस्वती है, लक्ष्मी है, लेकिन आपने ये कभी महसूस किया कि सरस्वती नाम की है पर विद्या से वंचित है, लक्ष्मी नाम की है पर वो धन से वंचित है? और ये उपेक्षा सिर्फ आम महिलाओं की नहीं है, ये पढ़ी लिखी महिलाओं की भी है। आज ही अखबार में मैंने एक खबर देखी, किसी संस्था के बारे में लिखा हुआ है कि वो प्रिंसिपल है एक महिला, और जब वो घर में आती है तो ससुर, पति, सास या जो लोग हैं उसको प्रताड़ित करते हैं। उनका एक चलता है धर्मशाला, उसमें झाड़ू पोछा तक का काम वो औरत करती है। अब आप बताइए, वो सरस्वती है? वो लक्ष्मी है? अगर वो सरस्वती बन गई, उसको विद्या कहीं से मिल ही गई थी, तो क्या उसको लक्ष्मी मिली? मैंने देखा है कि कमाने वाली औरतें भी, वो कमाती तो हैं, वो अर्थ से भरी हैं, लेकिन अर्थहीन है उनका जीवन, उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, वो स्वयं से निर्णय नहीं ले सकती। और जहाँ तक आपने बात कहा, तो हाँ, ये सब मैं तो देखकर पढ़कर बड़ी हुई हूँ। मेरा साहित्य मेरा विषय ही रहा हिंदी। ईश्वर की कृपा से मैंने उच्च शिक्षा पाई, डॉक्टरेट किया। तो कहीं ना कहीं जब आप शिक्षित होते हैं तो ही आप में वो शक्ति आती हो, साहस आता हो, संबल मिलता है कि आप कुछ कह पाएँ। तो ये शिक्षा ही है जिसने मुझे प्रेरित किया कि उन लोगों के लिए आवाज़ उठाओ जो इससे वंचित हैं। क्योंकि शिक्षित होकर मैं ये जान पाई हूँ कि ये जो कुछ भी मुझे मिला, ये और भी मिल सकता था। कहीं ना कहीं ये जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसकी वजह से कुछ और तो हमारे भी जीवन में आए। बहुत कम उम्र में मेरा विवाह हो गया, जबकि मैं ऑलराउंडर टॉपर रही। कहने की अब ये बात नहीं, अब ये ना पूछें, लेकिन कहने का ये मतलब था कि जिस संस्था में रही, अगर उसको टॉप मैंने किया
तो भी आखिर ये थोड़ा सा विरोधाभास। यहाँ मैं अपने पिता को भी कटघरे में रखती हूँ कि अगर मैं टॉपर रही, ऑलराउंड सब फर्स्ट क्लास है, और मेरा विवाह भी आपको मैं बता दूं कि मेरी मार्कशीट ही देख के तय हुआ था, मुझे तो बाद में देखा गया था। आपके ठीक नंबर है, तय किए थे? हाँ, मेरे नंबरों ने, मेरे रिजल्ट ने मेरा विवाह फाइनल किया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की कमी थी ना, कि एक समय सीमा में मेरा विवाह हो जाना चाहिए, ससुराल भेज दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरी प्रतिभा का वो उपयोग नहीं हुआ। तो ये कोई शोषण नहीं, मैं जहाँ आई हूँ, मेरे पति मेरे सहयोगी हैं, मेरे सास ससुर सहयोगी हैं, तभी मैं घर से निकल पाती हूँ। लेकिन फिर भी एक पीड़ा, एक कसक तो मन में है कि जो मैं चाहती थी काश वो कर पाई होती। तो ये जो सामाजिक ढांचा हमारा बन गया, यही कहीं ना कहीं हमें रोकता है। तो ये जो आवाज़ उठाने की बात हुई, क्योंकि हम समाज में निकल रहे हैं, आए दिन हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ी लिखी महिलाओं के भी साथ अत्याचार हो रहे हैं। अनपढ़ों के साथ तो हो ही रहे हैं, वो अपना अधिकार नहीं जानती हैं, वो बोल नहीं पाती हैं। यहाँ अब आवश्यक तो नहीं है, लेकिन द्रौपदी प्रसंग आखिर क्या है? आखिर वो कुल वधू थी, तो क्यों मौन रहा वो समाज? क्यों चूड़ियां पहन के सब बैठ गए? वो सब तो पुरुष थे और सब राजघराने से थे। सीता की परीक्षा क्यों बार बार ली गई? ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इसमें आपको सोचने की, कुछ कहने की, ये आज़ादी थोड़ी सी होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, एक हिमा दास अगर निकलती है तो सैकड़ों कदमों में पंख लगे और सैकड़ों उड़ान हम लोग उड़ते हैं। तो सोचिए, न जाने कितनी हिमा दास आज अपने अपने घरों में। उनके लिए मैंने लिखना शुरू किया कि ऐसी बहुत सारी हिमा दास हैं, वो निकल नहीं पाई इसलिए दुनिया नहीं जानती। बहुत सारी किरण बेदी हैं, बहुत सी अरुणिमा हैं, उन्हें वो अवसर नहीं मिला। वो सब घर से निकल कर, वो घूंघट से, उस दहलीज से निकल कर उस आकाश की बुलंदी तक आज लड़कियां पहुंच रही हैं। वहां तक वो सारी लड़कियां, वो सारी औरतें पहुंच पाएं, सबके सपने परवान चढ़ पाएं। उसके लिए मैं लिखती हूँ। क्योंकि मीरा को पढ़ रही हूँ, महादेवी वर्मा को पढ़ रही हूँ। क्या है, अब आप सोचिए, महादेवी का नाम ही कहा जाता है, महादेवी रखा गया। कई पीढ़ियों बाद उस परिवार में लड़की जन्म हुई तो नाम रखा गया महादेवी, और विवाह हुआ 9 वर्ष की अवस्था में। तो ये हम पढ़ पढ़ कर ही बड़े हुए हैं, इन्हीं से हमारी सर्जना हुई है। अब वो भी बोल नहीं पाए, लेकिन पीड़ा की गायिका बन गई। आज हम पढ़ रहे हैं कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा, पीड़ा की गायिका महादेवी वर्मा। वो गाकर तो चली गई, लेकिन उस पीड़ा का अनुवाद अब नए समय में नए स्वर में होना चाहिए। वो कौन करेगा? हम जैसे लोग ही करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए ये स्वर लेकिन आया है। बिल्कुल। लेकिन आप बात तो सही कह रही हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि चारू जी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे है? सिस्टम से है, या अपने समाज से है, या जो कुरीतियां हैं समाज में उससे है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लड़कियां ही एक्सेप्ट कर लेती हैं? मैंने तो अपने गांव में ये चीज़ें भी देखी हैं लड़कियों में, कि उन्होंने खुद ही अपना माइंडसेट बना लिया है कि जैसे ही थोड़ी बड़ी होती हैं, शारीरिक थोड़ा सा विकास हो जाता है, उन्हें पता होता है कि शादी होने वाली है, तो वो पहले से ही स्वेटर बुनना तैयार कर देती हैं, और जो सजाने का सामान होता है वो सारी चीज़ें वो खुद से ही बनाने लगती हैं। वो पैसा जोड़ती हैं कि वो सामान बनाएं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब हमारी जो हमारे गांव की जो लड़कियां हैं, बहुत अधिक मैं कहूँगी शहरों में भी ऐसी लड़कियां हैं। जी बिल्कुल। मैं किसी को नहीं टोक रही हूँ जिनकी इच्छा है, जो चाहती हैं उनकी शादी हो, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि हमारा समाज ऐसा बन गया है जिसमें लड़कियां अब शायद सोच नहीं रही हैं ऊपर जाने के लिए? आपके जहन में आप किसको ज्यादा कोस रही हैं? सिस्टम, समाज? हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ तो पूरे सिस्टम को दोष दूंगी, पूरे समाज को, और इसके दोषी हम आप भी हैं। हम आप में, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये पुरुषों ने ही सिर्फ बनाया, हम महिलाओं ने चुप रहकर उनकी बातों को मानकर ही उसको पुख्ता किया और ऐसा करने दिया। जैसे मैं कह रही हूँ, एक ही घर में 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा है, वो एक ही क्लासरूम में हैं, एक क्लास में पढ़ रहे हैं, वो साथ घर से निकलते हैं। तो समाज ये कह देता है कि लड़की का दिमाग तेज नहीं, लड़के का तेज है, दोनों नंबर एक जैसा नहीं पाते। क्लास में लड़का ज़्यादा बता रहा है, एक ही क्लास में है। मान के चलिए, एक छोटा सी घटना के माध्यम से मैं ये उदाहरण बस दे रही हूँ। तो लड़की उठी तो सुबह उसने झाड़ू लगाया, माँ के साथ किचन में हाथ बटाया, फिर भैया का टिफिन रखी, फिर वो उसको पढ़ने का समय नहीं मिला है ना, दोनों साथ जा रहे हैं। अब जब वो क्लासरूम में बैठी है तो उसके साथ थोड़ी थकन भी है, उसके चेहरे पे थोड़ी शिकन भी है, उसको समय नहीं मिला है। इस सिस्टम से मेरी सारी शिकायत है कि फिर आप ये कैसे निर्धारित करते हैं कि उसका दिमाग तेज है? आप वैसा अवसर तो दीजिए। आप देखिए, आप प्लेग्राउंड की ही बात मैं कर रही हूँ। आप देखिए, जब अभी आप देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में देखिए, अन्य जगहों पर देखिए, तो लड़कियों के जो ग्राउंड बनते हैं उसमें खूब ऊंची ऊंची दीवारें रहती हैं, लड़कों के नहीं रहते, क्योंकि ये माना जाता है कि तुम स्वच्छंद हो। जैसे आपने कहा लड़कियां बड़ी होती हैं, आपने ये तो देख लिया कि वो पैसे जोड़ती हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जब एक लड़का बड़ा होता है तो उसकी माँ
उसकी दादी, उसके बाबा, चाचा, पिता ये कहते हैं कि अरे सीना चौड़ा करके चलो बेटा, अरे अब तो तुम्हारा, तो वो जैसे जैसे बढ़ता है उसका पुरुषत्व, उसका वर्चस्व, उसका घमंड, स्वाभिमान, अभिमान, जिस रूप में आप लें, उसकी परवरिश ही हमारा समाज कर रहा है। उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। हम कहते हैं तुम स्वतंत्र हो, तुम देर रात तक बाहर रह सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई, और जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है कहा जाता है सिकुड़ कर चलो, झुक कर चलो, कम बोलो, धीरे बोलो, देर रात तक बाहर नहीं रहना। और उम्मीद करते हैं जब ब्रेन मैपिंग होता है तो आप कहते हैं कि इसका दिमाग कम है, उसका अधिक है। इनकार कौन करेगा? बोर्ड के रिजल्ट में आज भी लड़कियां ही बाजी मारती हैं और अवसर नहीं मिलता। तो मुझे शिकायत किसी से नहीं है, अपनी उन्हीं दादी, नानी, मामी, चाची, पिता, भाई, उस समाज से, उस सिस्टम से मेरा रोष है कि जो उस रूप में पनपने नहीं देता जिस रूप में पनप के बहुत सारी गार्गी निकल सकती हैं, जो याज्ञवल्क्य को कभी भी शास्त्रार्थ में हरा सकती हैं। सावित्री निकल सकती हैं जिनके तप के तेज से मरा हुआ पति भी जिंदा हो सकता है। वो सीता की जिसने राम को मजबूर कर दिया, राम कहते रहे वो सीता, वो सम्मान जो हमारे वर्षों से चला आया है, वो हर जगह वो आज भी उसी रूप में मिल सकती हैं। आप महिलाओं को कहाँ कमज़ोर पाती हैं? वो दमयंती को सोचिए, रूप का भी तरह तरह, मेरी एक कविता भी इस पर बड़ी चर्चित हुई थी, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि वो कैकेयी, जो राजघराने कैकेयी का वो रूप तो बड़ा चर्चित रहा है कि अच्छा राम को वनवास दे दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये वही है जिसने देवासुर संग्राम में दशरथ के प्राण बचाए। प्रेम में राधिका सीता गृह वाटिका, ज्ञान में गार्गी सी प्रवीणा है जो, दुष्ट मर्दन में चंडी भी बन कर खड़ी, दुष्ट मर्दन में चंडी भी बन कर खड़ी। कह दिया कैसे अबला बताओ अरी, कह दिया कैसे अबला बताओ अरी, प्रेम में राधिका। अगली पंक्तियाँ जिसमें रूप की बात की जाती है, कैकेयी की बात की गई और बहुत सारी बातें हैं जो सुने। रूप दमयंती सा देख मोहे सभी, समर में कैकेयी जब जरूरत पड़ी, श्रद्धा में शबरी है पर ये सुन लो सभी, श्रद्धा में शबरी है पर ये सुन लो सभी, दम फिरंगी का निकाला ये मर्दानी है वही, प्रेम में राधिका सीता गृह वाटिका। तो ये तो गर्व का विषय है कि हम स्त्री हैं, इतने रूप हैं, इतनी कथाएं हैं, इतनी चर्चाएं हैं कि कहाँ तक मैं करूँ। तो मैं तो बहुत गर्व का अनुभव करती हूँ। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं स्त्री क्यों हूँ, लड़की क्यों हूँ। तो इन चीज़ों को भी तो हमें सोचना पड़ेगा, ये बातें भी हमें समझनी पड़ेंगी कि हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं, बस आवश्यकता है थोड़ा सा अपने को गढ़ने की, और ये स्वर बिल्कुल बाहर आने चाहिए। हमारे जैसे लोग नहीं लाएंगे, आप जैसे लोग नहीं लाएंगे तो हम अपेक्षा किससे करेंगे। तो वो बालपन भी मुझ में है, लेकिन यही मार दिया जाता है। अब क्या है, अब मुझसे कहा जाए तेज से हंसना नहीं, तेज से बोलना नहीं। जो आपकी स्वच्छंदता है, जो जीवंतता है, जो मनुष्य होने की पहचान है, जो स्त्रीत्व है आपका, उसको मार दिया जा रहा है। और आप कह रहे हैं सिस्टम से विरोध नहीं, मुझे मेरा विरोध बस इससे है। बाकी प्यार मैं भी अपने पिता को करती हूँ, मेरे आदर्श ही मेरे पिता हैं। लेकिन थोड़ी सी ही सही मेरे पिता ने भी तो की, उन्होंने भी समाज का सुना, हम सुनते। तो बस ये जो समाज का स्वर है ना, बस इसका अंदाज थोड़ा सा बदलना है, और कोई शिकायत किसी से नहीं है। तो अपने हिसाब से कहती हूँ। जैसे आपने हारने की बात कही, इस बात को और मैंने खुद माना है कि हम हारते हैं, लेकिन क्यों हारते हैं? बुद्धि कम है इसलिए नहीं, शक्ति कम है इसलिए नहीं, प्रेम के लिए, प्रेम की वजह से हारते हैं। क्योंकि प्रेम कभी जीतता ही नहीं है, जीतना चाहा ही नहीं। कहते हैं प्रेम में तो हार कर ही जीत होती है। पति से प्रेम है, पिता से प्रेम है, भाई से प्रेम है, बेटे से प्रेम है, तो हम हारेंगे ही हारेंगे। वो हार तो मेरी जीत है। जी अवश्य सुने। अपनों पे सारे सुख वार जाती हूँ मैं, मन की हर ख्वाहिशें मार जाती हूँ मैं। अपनों पे सारे सुख वार जाती हूँ मैं, मन की हर ख्वाहिशें मार जाती हूँ मैं। प्रेम ही मेरी ताकत है, पहचान है,
प्रेम ही मेरी ताकत है, पहचान है, इसलिए तो सदा हार जाती हूँ मैं अपनों पे सा। तो इस तरह मैंने लिखा है। अगर आप महिलाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कभी माँ के रोल में जब एक छोटे बच्चे को पालती है एक माँ, तो खुद गीले में सो के सूखे में सुला देती है। जब खाना कम हो तो बेटे को खिलाने के लिए अपने भूखे रह जाती है। एक बहन की बात हो और तो वो अपने भाई के लिए सब कुछ करने को तैयार होती है, भले उसके साथ मतलब अपने लिए वो ना करे, अपना थोड़ा सा मन मार के अपने भाई की इच्छा पूरी कर देती है। एक पति की बात हो तो पति के सम्मान के लिए हम घर में रहने को भी तैयार हो जाते हैं। गांव में अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि एक पर्दा प्रथा सिर्फ हम अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए ही करते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला चाहती है कि वो घूंघट में रहे, है ना। वो परिवार और समाज की इज्जत बताने के लिए घूंघट में भी रहने को तैयार है। वो मतलब तमाम बेड़ियां अपने सर पे लेने को तैयार है कि परिवार खुश रहे, हमारा समाज हमें एक्सेप्ट करे। लेकिन बहुत विडंबना है कि हम हर चीज़ करने को तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप आप पता नहीं आपने ये फील किया है कि नहीं, लेकिन मैंने बहुत फील किया है कि जब हम महिलाओं को किसी ऊंचे स्थान पे देखते हैं, चाहे वो कवित्री के रूप में देखें, चाहे हम किसी बड़े कंपनी में, किसी बड़ी इंडस्ट्री में उसको एक बहुत बड़े पद पे देखें, या किसी एक लीडर के रूप में देख लें, या हम अपने ही मोहल्ले में कोई एक ऐसी महिला जो हर मुद्दे पर बोल रही है, उसको जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम औरतें और पुरुष तो ज़्यादा ही वो बोल देते हैं कि नेता बनने के शौक में है, या हमें वो उनका वर्चस्व बर्दाश्त नहीं होता। हमें लगता है कि महिलाएं अभी भी घर में चूल्हा चौका बर्तन में ही ज़्यादा शोभा देती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप अभी की वर्तमान स्थिति में महिलाओं को किस पायदान पे देख रही हैं? क्योंकि पहले से स्थिति बदली है। पहले महिलाएं नहीं निकल पाती थी, अब शहरों में 10-11 बजे तक भी महिलाएं निकल रही हैं। तो ये अच्छी स्थिति है, लोकतंत्र में होना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में आप महिलाओं को कहाँ तक देख रही हैं और अभी कहाँ तक हमें और पहुँचना है? देखिए, ये तो कह नहीं सकते कि कब तक ये सब कुछ जो हमारे सपनों में है वो साकार कब तक हो पाएगा। लेकिन बिल्कुल बदलाव तो बहुत ज़्यादा आया है, हर क्षेत्र में आया है। हम देख रहे हैं कि आज महिला घर की दहलीज से लेकर नभमंडल की ऊंचाइयों तक हर जगह है उसने अपनी दावेदारी सिद्ध कर दी है। मतलब ये तो पता चल गया है कि अगर उसको अवसर दिया जाए तो वो सुअवसर बनाने में देर नहीं करेगी। और इतिहास भी गवाह है कि ऐसा बार बार कई बार हुआ है। अब लोग समझते हैं कि ठीक है, हमने पढ़ लिया। जब तक हर व्यक्ति की सोच नहीं बदलेगी ये नहीं होगा। कार्य क्षेत्र पे जाने वाली बहुत सी औरतें रोकर घर से निकलती हैं, बाहर कौन जानता है कि नहीं। वो पीड़ित हैं, कितनी पीड़ित हैं, किस स्तर तक हैं, ये भी कहाँ लोग जान पाते हैं। महिलाएं बताती और भी क्यों नहीं कि महिलाएं नहीं कहती हैं। एक छोटी सी घटना, क्यों अक्सर ये सुनने में आता फला महिला बाथरूम में फिसल गई, क्यों कोई मर्द नहीं फिसलता कभी बाथरूम में? इस सवाल का जवाब है। बाहर निकल रही हैं, घाव लोग देखते हैं, पूछते हैं क्या है, तो वो भी यही कह देती है गिर गए थे, और लोग भी समझते हैं हाँ गिर गई थी। क्यों कोई पुरुष नहीं गिरता? क्या उसके पैर इतने मजबूत हैं कि वो कभी लड़खड़ाता नहीं है? इसके पीछे का जो बस तो मैं वही ये यही है और क्या, ये छुपाने के हैं। पढ़ी लिखी बहुएं सबको चाहिए, लेकिन वो कैसी हो? वो गूंगी हो, बहरी हो, बोले नहीं। अरे जब पढ़ी लिखी हैं तो अपना अधिकार वो जानती हैं, कुछ तो कहेंगी। तो ये जो सोच है ये बदलनी होगी। भी थोड़ा एक कविता और सुनते हैं, बहुत देर से बातचीत ही चल रही है, तो एक ऐसी कविता जो आपको अच्छी लगती हो और जो आप चाहें कि लोगों तक पहुँचे। तो चलिए, आपने एक कविता कही है तो मैं माँ पे ही सुनाती हूँ, क्योंकि जो अबला बन के राणा शिवा भगत जनती माँ, अबला बन के राणा शिवा भगत जनती माँ, एक छुअन से ही हर ताप हर लेती माँ, एक छुअन से ही हर ताप हर लेती माँ, अबला बन के। और इसकी पहली कड़ी, अतुलित बलशाली है तप की आगार है, अपनों के आगे फिर भी वो लाचार है। अतुलित बलशाली है तप की आगार है, अपनों के आगे फिर भी वो लाचार है। बन के अभिशापित जग को श्री राम देती माँ, बन के अभिशापित जग को श्री राम देती माँ, एक छुअन से
एक छुअन से ही हर ताप हर लेती माँ, बुला बन के राणा शिवा भगत जनती माँ, एक छुअन से ही हर ताप हर लेती माँ, एक छुअन से ही हर ताप हर लेती माँ। एक बंद और सुनिए। कभी लगती शारदासी, कभी है उमा, कभी आदि शक्ति तो कभी कालिका, कभी लगती शारदासी, कभी है उमा, कभी आदि शक्ति तो कभी कालिका, धाय माँ बन के भी मान रखती है माँ, धाय माँ बन के भी मान रखती है माँ, एक छुअन से, एक छुअन से, एक छुअन से ही हर ताप हर लेती माँ, बुला बन के। बहुत बेहतरीन इन्होंने कविता लिखी है और इनकी कई कविताएं हैं जो मैंने सुनी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा भी था कि महिला दिवस के दिन आपसे मिलेंगे और आपसे इन सारी चीज़ों पे बात की जाएगी। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूं तो आपको एक टीचर आप हैं, आप जाती हैं क्लास में, देखती हैं लड़कियों को, क्या लग रहा है कि लड़कियां अब जो है वो सिस्टम से लड़ रही हैं, अपने परिवार से लड़ रही हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे आ रही हैं? कि आपको लगता है कि अभी भी वो कहीं ना कहीं, मुझे लगता है हम समझने में ज़्यादा रह जाते हैं कि अच्छा मम्मी को कष्ट है तो आज मेरा पेपर है, कोई बात नहीं, मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है। अच्छा भैया को यहाँ इस मीटिंग में जाना है या इस ऑफिस का उसका ये काम है तो मैं एक काम करती हूँ, भैया का आज कपड़ा धो देती हूँ, भले मेरा ये वाला असाइनमेंट देना है। मुझे ये लगता है कि पापा को ड्यूटी जाना है तो सुबह चाय बना देती हूँ क्योंकि पापा ड्यूटी पे चले जाए। तो हम लड़कियाँ समझने में ज़्यादा रह जाती हैं, भले अपने काम को लेके थोड़ा हम कम ही करें, लेकिन परिवार को समझना है, संभालना है। एक लड़की होने के नाते मैं इतना समझ रही हूँ, तो एक महिला होने के नाते आप पता नहीं कितना समझ रही होंगी। तो क्लास में आप क्या देखती हैं कि लड़कियाँ सेल्फिश बन रही हैं कि नहीं? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अब अपने स्वार्थ के बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने शुरू से ही देखा है महिलाएं दूसरे के बारे में सोचने के लिए अपना बड़ा नुकसान कर लेती हैं, लड़कियां महिलाएं जो भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब की लड़कियां थोड़ा अपडेटेड हो रही हैं इन सारी चीज़ों को, कि अभी भी हम वैसा ही सोच रहे हैं? मैं अपनी राय बता रही हूँ, आप अपनी राय बता सकती हैं, आप क्या समझती हैं इस चीज़? अगर आई लड़कियों की आपने कहा तो मैं ये कहूँगी स्वार्थी वाली बात तो मैं नहीं कहूँगी, वो स्वार्थी ना हो। और जो स्त्री का सृजन होता है ना, वो ईश्वर ने बनाया है, कहते हैं एक ही मिट्टी से, लेकिन जो महिला है, जो स्त्री है, जो बेटी है, उसकी सर्जना में ममता, दया, करुणा, ये सब अधिक मात्रा में, कुछ उस मिट्टी में कुछ ईश्वर ने ऐसा गढ़ा है कि उसमें ये सब कुछ अधिक है ही। तो वो स्वार्थी तो नहीं हो सकती है। हाँ, वो सजग हो रही है, वो सतर्क हो रही है, वो जग रही है। क्योंकि अब महादेवी की कविताओं में जाऊं तो अब जाग तुझको दूर जाना, अब ये सारी चीज़ें वो पढ़ सिर्फ नहीं रही है, अब वो पढ़कर स्वयं को गढ़ने लगी है, स्वार्थिनी। और मैं गर्ल्स कॉलेज में ही हूँ, तो बहुत सारी लड़कियां हैं और वो जिन परिवारों से आ रही हैं वहाँ वो पीड़ित भी हैं, परेशान हैं। तो कहीं न कहीं जो मेरी सर्जना का ये स्वर है, उसकी प्रेरणा वो लड़कियां भी हैं। क्योंकि आए दिन मैं देख रही हूँ कि बहुत प्रतिभाशाली जो छात्राएं हैं वो भी शिक्षा से वंचित हो रही हैं, वो रो रही हैं, कभी अपनी पीड़ा कह रही हैं, कभी वो नहीं कह रही हैं, और उनका मौन जो है वो बहुत कुछ कह रहा है। क्योंकि ईश्वर ने ये सर्जनात्मक शक्ति दी है, तो कुछ चीज़ें तो ऐसे ही बस, क्योंकि कहते हैं ना मौन भी, पर वो समय चला गया जब हम चुप रहते थे और लोग हमारी बातों को समझ लेते थे। अब तो चिल्ला, अब देख रहे हैं हर तरफ शोर है, अब चिल्ला के अपनी बात कहनी है, बस ये बच्चों को बतानी है। जहाँ तक संभव हो पाता है मैं उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाती हूँ, जितना मैं स्वयं सीख पाई हूँ अब तक। और मेरी जो एक छवि है वो थोड़ी ऐसी है भी कि मैं खुद भी मुखर हूँ, उन्हें भी मुखर होने के लिए सिखाती हूँ। मेरा एक गीत है, उसकी 2 लाइनें यही हैं कि कीमत चुकानी ही पड़ी मुझे तो दोनों की, कभी तो बोलने की, कभी चुप होने की। तो मैं सभी दर्शकों से, जितनी बेटियां हैं, बहनें हैं, माँ हैं, महिलाएं हैं, प्रेमिकाएं हैं, सब से ये कह रही हूँ कि अगर कीमत हमको चुकानी ही है तो क्यों ना बोल के ही चुकाएं। हो सकता है बोलें तो ये तस्वीर बेहतर ही हो। कब तक चुप रहें, अब तो मुंह खोलें, चुप्पी तोड़ें, कहें आगे आएँ, और निसंदेह हम आगे आएंगे, बोलेंगे तो जो ये हमारी सतर्कता है, जो सजगता है, जो जागरूकता है, वो एक बेहतर
परिणाम लेकर आएगी। शुरुआत तो हो चुकी है, बस हमें कहाँ तक जाना है अब हमें रुकना नहीं है, ये हमें ही तय करना है। अच्छा मैम, आपने अभी बातचीत में एक बात कही जो मुझे लगा ये सवाल बन सकता है। आपने कहा आप लड़कियों को समझाती हैं, उनको सजने संवरने का मौका देना चाहती हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो जब आप उन्हें बताती हैं कि हमें अपने हक के लिए बोलना है, समझाना है कि हम सही कर रहे हैं, तो जब वो लड़कियां अपने घर जाके बताती होंगी कि हमारी एक मैडम है जो हमें कहती हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें और भी आगे पढ़ाई करनी है, हमें अपना एक भविष्य निर्धारित करना है, तो क्या लगता है कि उनके परिवार के लोग आपको आते हों कभी समझाने के लिए कि मेरी लड़की को इतना ज़्यादा क्रांतिकारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ा दो उतना ही बहुत ज़रूरी है? ऐसा हुआ है कभी? मैंने लड़कियों को लड़ना कभी नहीं सिखाया, मैंने कहा लड़खड़ाना मत। अब आपको जवाब मिल गया होगा। मैंने लड़ना कभी नहीं सिखाया, मैंने कहा कभी लड़खड़ाना मत। और इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है। मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सब मिलकर सम्मिलित प्रयास करें, क्योंकि ये पीड़ा तो हर माँ की है, वो बोल नहीं पाई, लेकिन जब उसकी बेटी बोल रही है तो माँ पीड़ित नहीं है, वो मुस्करा रही है, वो अपने बेटी में अपने सपनों को जी रही है। और मुझसे बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, जो मुझे फ़ोन करके मुझे सिखाते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि मैम थोड़ा सा और कहिए, आपकी बातों का बहुत जादुई असर होता है। और आपके माध्यम से ये भी कह रही हूँ कि मैं अपने कॉलेज की एक ऐसी शिक्षिका हूँ, मुझे गर्व है, ये ईश्वर की कृपा है, चमत्कार है कि बच्चे मुझे अपना आदर्श मानते हैं। हाँ, ये तो ज़रूर है कि अगर हम सब प्रयास करना छोड़ देंगे तो जो ये थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप दिख रहा है, ये फिर से वैसा ही हो जाएगा। बद से बदतर स्थितियां हैं पढ़े लिखे लोगों की भी, वरना आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं नहीं होती। तो हम सभी को सतर्क रहना है, सजग रहना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, उससे वंचित नहीं होना है। तो सबसे बस यही कहती हूँ, कुछ और नहीं कहना। सब कुछ बहुत अच्छा है। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं इसका समापन कर रही हूँ इस इंटरव्यू का। सामने स्वप्न का अब भी आकाश है, मिल ही जाएगा हमको ये विश्वास है। पतझड़ों के भी मौसम बनेंगे सुखद, पतझड़ों के भी मौसम बनेंगे सुखद। क्यों? दृष्टि में आज भी जिंदा मधुमास है। हम चारू जी से बात कर रहे थे। इनकी बात कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोगों को भी एक सही दिशा देने की कोशिश की होगी। और मैंने आपसे कई बार क्रॉस क्वेश्चन भी किए हैं, पता नहीं आप इसे नोट कर पाई हैं कि नहीं, कि जब इन्होंने बात कही तो मुझे लगा कि अगर इसको काटा जाए तो शायद आप जो है गुस्से में या फिर कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा बोलें, लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा ही है जो आपको इतना पॉजिटिव बना रही है। और मुझे लगता है कि अगर आपके सामने कोई परेशानी आती है तो आप बखूबी उससे लड़ लेंगी, उसके लिए आप तैयार हुई हैं। और मैं चाहूँगी कि आज महिला दिवस के दिन जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो महिलाएं जिन तक ये वीडियो पहुंचा है, वो इस वीडियो से बहुत कुछ सीखी हैं, ये तो मैं जान रही हूँ। लेकिन आखिरी में मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो से ये भी समझें कि आज जो यहाँ आपके साथ बैठी हैं, इतना आसान नहीं रहा यहाँ तक पहुँचना, ये मैं समझ सकती हूँ। और किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं है जो अपने समाज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो आपको लड़ना है, लड़ना नहीं है, लड़खड़ाना नहीं है, तो आपको लड़खड़ाना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। भारत एक नई सोच आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आप तमाम महिलाओं की आवाज़ हैं। और शायद इसीलिए मैं मजबूर हूँ आपके पास आने के लिए, क्योंकि मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तब मुझे पता चला कि आपने महिलाओं को लेकर स्टेज पे बोला है। बहुत से लोग हैं या बहुत से ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने महिलाओं की बातें स्टेज से कही हैं और उन लाइनों को सुनकर हमें बड़ी मजबूती मिलती है। तो जब हमें खुशी होती है जब एक महिला स्टेज पर खड़े होकर महिलाओं के बारे में बोल रही होती है, हम परेशान हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते, तो हमारी आवाज़ बन रही है। इसलिए आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग आपको देख रहे हैं ऐसी ही दुआ दें, ऐसे ही आप आगे बढ़ें और गोरखपुर के साथ साथ तमाम देश का भी नाम रोशन करें और ऐसी ही कविताएं लिखते रहें जिससे दोबारा इंटरव्यू का मौका मिले मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद।